हेलो दोस्तों, 26 अक्टूबर 1962 यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अपने स्टेट डिपार्टमेंट को ऑर्डर देते हैं क्रैश प्रोग्राम्स की तैयारी की जाए। हम क्यूबा देश को इन्वेड करने वाले हैं। वी विल इन्वेड क्यूबा। जैसे ही ये खबर क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर फिडेल कैस्ट्रो के पास पहुंचती है, वो सोवियत यूनियन को एक चिट्ठी लिखते हुए ये कहते हैं, हमें अभी अभी खबर मिली है अगले 24 से 72 घंटे में यूएसए हमारे देश पर हमला कर सकता है और ये हमला सिर्फ 2 तरीकों से हो सकता है। पहला, वो एक लिमिटेड एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, या दूसरा फुल इन्वेजन। अगर वो दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, हमारे देश के ऊपर खतरा इतना ज़्यादा है कि इसे अवॉइड करने के लिए हमें उनके ऊपर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी चाहिए, यानी क्यूबा और सोवियत यूनियन को न्यूक्लियर बम गिरा देना चाहिए यूएसए के ऊपर। इस चीज़ को होने से रोकने के लिए अगले दिन 27 अक्टूबर 1962 दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक दिन बन जाता है। इस दिन को ब्लैक सैटरडे भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन ना सिर्फ थर्ड वर्ल्ड वार का खतरा था, बल्कि ये थर्ड वर्ल्ड वार न्यूक्लियर वार होगी इसका भी खतरा था। दोपहर के 12 बजे के करीब एक अमेरिकन U-2 विमान क्यूबन एयर स्पेस के अंदर घुस जाता है। क्यूबा में मौजूद एक लोकल कमांडर के ऑर्डर पर एक मिसाइल फायर की जाती है और इसे शूट डाउन किया जाता है, और इसमें बैठे पायलट रुडोल्फ एंडरसन भी मारे जाते हैं। इसी बीच समुद्र में यूएस नेवी को पता चलता है कि क्यूबा के पास सोवियत यूनियन की सबमरीन मौजूद है और इन सबमरीन्स में न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद है। इस दिन 27 अक्टूबर को एक यूएस नेवी की वारशिप सोवियत यूनियन की B-59 सबमरीन को लोकेट करती है और सबमरीन पर हमला करना चालू कर देती है। उस पर सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस, एक तरीके के एक्सप्लोजिव्स, ये गिराए जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये सभी इंटरनेशनल वाटर के अंदर हो रहा था और अब B-59 सबमरीन्स के अंदर जो सोवियत यूनियन के ऑफिसर्स मौजूद है, जब उन पर हमला किया जाता है उन्हें लगता है कि वार शुरू हो चुकी है। एक सबमरीन के अंदर वैसे ही सिचुएशन बहुत ही खराब होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और अगर इस स्पेसिफिक B-59 सबमरीन की बात करें, जब इन पर हमला किया जा रहा था, ये कंटेक्ट भी लूज करते हैं, तो अपने हायर कमांडर से बात करने के जरिए भी इनके पास नहीं रहता और इनका रेडियो भी काम करना बंद करता है। अब क्योंकि इन्हें लगता है कि जंग शुरू हो चुकी है, कैप्टन वैलेंटीन सेवेस्की चिल्लाकर कहते हैं, हम इन्हें उड़ा देंगे, हम मारे जाएंगे, लेकिन हम इन्हें भी डुबा कर जाएंगे। और इससे भी शॉकिंग, सबमरीन में मौजूद इन ऑफिसर्स के पास अथॉरिटी थी न्यूक्लियर बम्स को चलाने के लिए, इसलिए ये अपनी सबमरीन तैयार करते हैं यूएस की सबमरीन पर हमला करने के लिए। इस सबमरीन के अंदर जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है जितनी हिरोशिमा के ऊपर गिराए गए बम की थी। अगर सबमरीन के अंदर ऑफिसर्स ये न्यूक्लियर मिसाइल चलाते हैं तो न्यूक्लियर वार शुरू हो जाएगी। इस पूरे इवेंट को आज जाना जाता है दोस्तों क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से। क्या था इसका बैकग्राउंड, क्यों ये सिचुएशन हुई और आगे क्या हुआ, आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1898 से। ये वो साल था जब क्यूबा को स्पेन से आज़ादी मिलती है। करीब 370 साल तक स्पेन का राज चलता रहा क्यूबा के ऊपर। क्यूबा एक स्पेनिश कॉलोनी थी, तो इस साल एक जंग हुई स्पेनिश और यूएसए के बीच में। स्पेन ये जंग हार जाता है, लेकिन इसके बाद क्यूबा को आज़ादी नहीं मिली। 1898 से लेकर 1902 तक क्यूबा के यूएसए मिलिट्री ऑक्यूपेशन में रहा। साल 1902 में रिपब्लिक ऑफ क्यूबा को प्रोक्लेम किया गया कि यूएसए से आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आज़ादी नहीं थी यूएसए से, क्योंकि इसके बाद भी क्यूबा एक सैटेलाइट स्टेट करके बना रहा अमेरिका के अंडर। साल 1934 में एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसके अकॉर्डिंग क्यूबा को अपने नेवल बेसिस अमेरिका के हाथों में देने होंगे और कोई भी देश क्यूबा में अपने नेवल बेसिस नहीं बना सकता था। 1952 फेल्गेंसियो बेतिस्ता क्यूबा के डिक्टेटर बन गए। अमेरिका की मदद से हालात और बिगड़ गए। धीरे धीरे हालात इतने बदतर हो गए कि साल 1959 में क्यूबा में जितने भी शुगर लैंड्स थे 40% अमेरिकन कंपनीज ओन करती थी। देश में ऑलमोस्ट सारी कैटल ब्रांचेस अमेरिकन कंपनीज के हाथों में थी। 19% माइनस जो थी वो अमेरिकन कंपनीज ओन करती थी। 80% यूटिलिटीज अमेरिकन कंपनीज ओन करती थी और प्रैक्टिकली सारी ऑयल इंडस्ट्रीज जो भी क्यूबा में थी वो अमेरिकन कंपनीज के हाथों में थी। तो बेसिकली देखा जाए क्यूबा देश एक इकोनॉमिक स्लेव बन गया था अमेरिका के हाथों में। बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी थी, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, पुअर्टी थी देश में। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, इंटेस्टिनल पैरासाइटिस, ऐसे डिजीज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे पॉपुलेशन में। इन सभी कारणों की वजह से साल 1959 में एक कम्युनिस्ट क्यूबन रेवोल्यूशन होती है जिसे लीड किया जाता है फिडेल कैस्ट्रो और चे गुएवारा के द्वारा। इसके बाद जो भी यूएस इन्फ्लुएंस था क्यूबा देश में वो एलिमिनेट किया जाता है। फिडेल कैस्ट्रो सारी यूएस प्रॉपर्टी को जब्त करते हैं और नेशनलाइज करना शुरू कर देते हैं। 300 से भी ज़्यादा बिजनेसेस
इंक्लूडिंग ऑयल रिफाइनरीज, डिस्टिलरीज, कॉफी प्लांटेशन, शुगर मिल्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, रेलवे, ये सब क्यूबन सरकार के अंडर आ जाते हैं और यूएस प्राइवेट कंपनियों से इन्हें छीन लिया जाता है। दोस्तों, उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे आइजनहोवर। अक्टूबर 1960 में यूएसए एक एम्बार्गो डिक्लेयर कर देता है कि वो क्यूबा के साथ सारे ट्रेड और बिजनेसेस कट ऑफ करता है। अब 20 जनवरी 1961 को अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनते हैं जॉन एफ कैनेडी। अब आता है अप्रैल 1961 और अमेरिका ने सीक्रेटली फाइनेंस किया और ट्रेन किया 1500 से भी ज्यादा क्यूबन एग्जाइल्स को जो फेडरल कैस्ट्रो के अगेंस्ट थे। प्लान था ये इन्हें हथियार देंगे और फेडरल कैस्ट्रो की सरकार को गिराएंगे। ये एक सीक्रेट प्लान था। क्यूबा की साउथ वेस्टर्न कोस्ट में एक जगह थी बे ऑफ पिगस नाम से। इस जगह पे इन्हें लैंड करना था, लेकिन जैसे ये जमीन पर उतरने लगे वहाँ लोकल्स ने इन्हें देखा और इन पे फायरिंग स्टार्ट की। ये सुनकर क्यूबा की मिलिट्री को पता चला और जल्दी क्यूबा की एयरफोर्स भी यहाँ पहुँच गई। जैसे ही खतरा और ज्यादा बढ़ने लगा वो वापस हट गए, क्योंकि कैनेडी नहीं चाहते थे कि दुनिया को इस इन्वेजन के बारे में पता चले। अमेरिका चाहता था इस इन्वेजन से सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस कम किया जाए, लेकिन इसके बाद सोवियत यूनियन और देखने लगा क्यूबा पे। अपने देश को बचाने के लिए वो अमेरिका के राइवल सोवियत से हाथ मिलाते हैं। नवंबर 1961 में और एक ऑपरेशन मंगूज शुरू होता है। इस ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव फिर से वही था, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। प्लान ये था कि रेडियो स्टेशन बनाया जाएगा जिसे बैक किया जाएगा CIA के द्वारा। इस स्टेशन पर एंटी कैस्ट्रो प्रोपागेंडा चलाया जाएगा। इसके लिए ग्वांटानामो बेस पर जो क्यूबा में मौजूद है उस पर हमला कर दो। एक खाली अमेरिकन शिप पर हमला किया जाएगा, लेकिन बाद में इसे एज एन एक्सक्यूज यूज किया जाएगा कि क्यूबा ने अटैक किया अमेरिका पर, इसलिए अब हम क्यूबा पर जंग डिक्लेयर कर रहा है। कैस्ट्रो को इतनी बार असैसिनेट करने की कोशिश की गई। कहा जाता है कि वो दुनिया के इतिहास में अकेले ऐसे इंसान हैं जिन पे सबसे ज्यादा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए गए। दोस्तों, कहानी पर वापस आते हैं। 15 अक्टूबर 1962 अमेरिका का U-2 विमान अपनी रूटीन सर्वेलेंस करने लग रहा था। ये सीक्रेटली एक फोटो खींचता है क्यूबा के आइलैंड पर और यहाँ दिखता है सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर मिसाइल्स पाई जाती है इस आइलैंड की कई जगहों पर। एक सीक्रेट ग्रुप ऑफ एडवाइजरी बना जिसे नाम दिया गया एक्सकॉम, मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत सी सीक्रेट मीटिंग्स की गई, इनके द्वारा कई ऑप्शन डिस्कस किए गए। यहाँ पर यूएस स्टेट के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे रॉबर्ट मैकनैमर, उन्होंने कहा यूएसए के पास 5000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जबकि सोवियत के पास सिर्फ 300। तो हमारे पास बहुत न्यूक्लियर वॉरहेड्स है सोवियत के कंपैरिजन में, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो बाकी मेंबर्स थे वो कहते हैं हमें कुछ तो कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, यूएस की जनता को क्या लगेगा यहाँ पर। और एक ऑप्शन था कैस्ट्रो के साथ डील की जाए और तीसरा ऑप्शन था डायरेक्ट इन्वेजन। लेकिन इन सभी ऑप्शन से और एक ऑप्शन था सिर्फ क्यूबा के इस आइलैंड पे इन्वेजन किया जाए। लेकिन यूएस के लिए ये बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यूएस ने सिर्फ 40 वॉरहेड्स को डिस्कवर किया था, जबकि वहाँ 180 वॉरहेड्स क्यूबा के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स क्यूबा के आसपास घूम रही थी। अगर यूएस एयर स्ट्राइक करता है यहाँ तो न्यूक्लियर वार शुरू होता। तो कौन सा ऑप्शन चूज करता है यूएस? अमेरिका ने डिसाइड किया कि नेवल ब्लॉकेड करते हैं। क्यूबा के आसपास जो समंदर है हम उसको चारों तरफ से घेर लेंगे अमेरिकन नेवी शिप्स से। ऐसे करने से सोवियत यूनियन और हथियार नहीं भेज सकता क्यूबा को, और ये करके हम सोवियत को डिमांड करेंगे कि अपने हथियार वो वापस ले लें। लेकिन इस ब्लॉकेड को एक्ट ऑफ वार भी माना जाता। तो जब उस वक्त के प्रेसिडेंट कैनेडी टीवी पर बयान देते हैं वो क्वारंटीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही यूएस मिलिट्री ने जंग की तैयारी की। B-59 बॉम्बर प्लेन को हवा में रहने का ऑर्डर दिया गया। 26 अक्टूबर 1962 सोवियत के जो लीडर हैं निकिता, वो रिस्पॉन्ड करके कहते हैं जो अमेरिका ने यहाँ पर ब्लॉकेड किया है ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है। जो सोवियत के जहाज क्यूबा की तरफ बढ़ रहे हैं वो रुकेंगे नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम हम यहाँ पर वार नहीं चाहते। इनके पर्सपेक्टिव से क्यूबा में मिसाइल्स प्लेस करना एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस टैक्टिक है। जैसे जैसे सोवियत के जहाज आगे बढ़ने लगे अमेरिकन वॉरशिप्स की तरफ, पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक के रखी। क्या होगा यहाँ पर? क्या अमेरिका और सोवियत की शिप्स आपस में वार शुरू करेंगे? लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं होता। जब सोवियत के जहाज इस क्वारंटीन लाइन तक पहुंचते हैं, कुछ जहाज वापस मुड़ जाते हैं और कुछ जहाज में हथियार ही नहीं थे। तो यूएसए के जहाज जो वहाँ पे थे चक करके इन्हें आगे बढ़ने देते हैं। लेकिन फिर 25 अक्टूबर 1962 CIA के डायरेक्टर कहते हैं कि क्यूबा के अंदर जो मिसाइल्स है वो ऑपरेशनल हो चुकी है, अब हमें और अलर्ट रहना चाहिए। जॉन एफ कैनेडी नेशनल सिक्योरिटी एक्शन मेमोरेंडम
नंबर 199 को इशू करते हैं, जिसे यूएसए और नेटो देश के अंदर मौजूद न्यूक्लियर हथियारों को लोड कर दिया जाता है और स्ट्राइक के लिए तैयार रख दिया जाता है। अगली सुबह 26 अक्टूबर 1962 को यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी ऑर्डर करते हैं स्टेट डिपार्टमेंट को क्रैश प्रोग्राम की तैयारी की जाए, हम क्यूबा देश को इन्वेड करेंगे और वहाँ पर अपनी सिविल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे। जैसे ही ये सीक्रेट प्लान कैस्ट्रो के पास पहुँचता है, वो सोवियत को लिखकर ये कहता है कि अमेरिका अगले 24 से 72 घंटों के अंदर हम पर कभी भी हमला कर सकता है। क्यूबन मिलिट्री को भी ऑर्डर दिया जाता है कि अगर कोई भी अमेरिकन विमान क्यूबन एयर स्पेस में दिखा तो इमीडिएटली उस पर शूट किया जाए। पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती थी कि यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में 2 सीक्रेट कम्युनिकेशन के चैनल्स भी मौजूद थे। इन्हें बैक चैनल कहा जाता है। कैनेडी के ब्रदर रॉबर्ट कैनेडी वो एक्चुअली में सीक्रेट मीटिंग्स करने लग रहे थे जॉर्जी बोल्शकोव के साथ, जो कि एक रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। दोस्तों, अब आते हैं सबमरीन की सिचुएशन पर, जिसकी बात हमने पहले वीडियो में भी की थी। कैप्टन वैलेंटिन सेवेत्स्की ऑर्डर देते हैं, हम इन्हें मार देंगे और अपने साथ भी डुबाएंगे। इस सबमरीन में न्यूक्लियर हथियार मौजूद थे, जिसकी अथॉरिटी इन ऑफिसर्स के पास थी। ये सबमरीन बाहर से कंटैक्ट लूज कर चुकी है। अब 2 ऑफिसर्स अपना अप्रूवल देते हैं मिसाइल फायर करने के लिए, लेकिन ये तीसरे ऑफिसर होते हैं वेसिली आर्किपोव, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं इन चारों सबमरीन्स के। ये एक्चुअली में यहाँ बहुत हिम्मत दिखाते हैं और कहते हैं नहीं, हम यहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल नहीं चलाएंगे, और इन्हें कन्विंस करते हैं कि इतनी जल्दी न्यूक्लियर हथियार चलाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अगर ये न्यूक्लियर हथियार चला दिया तो सारी दुनिया न्यूक्लियर वॉर की लपेट में आ जाएगा, और ये सक्सेसफुल भी रहते हैं इन्हें कन्विंस करने में। दोस्तों, इसके बाद कुछ ट्रीटी साइन भी होती हैं और दोनों देश अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स अलग अलग देशों से विड्रा करते हैं, और इस तरह वर्ल्ड वॉर 3 होने से पूरी दुनिया बच जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, सी यू।